दोस्तों, यूरोप भी जंग में कूद पड़ा। रूस के साथ जंग करने का शौक यूरोपीय यूनियन को मौत के मुंह में ले आया। पुतिन के मुंह करने के बावजूद फ्रांस और बरतानिया ने अपनी ताकत आजमाने का फैसला कर लिया। यूक्रेन के बाद रूसी फौज ने यूरोप को भी घेर लिया। रूस और यूक्रेन के माबैन शुरू होने वाली जंग आलमी जंग में तब्दील होने लगी। रूस के एटमी हथियार हाई अलर्ट हो गए। पुतिन ने अपनी मुसल्लह फौज को फ्री हैंड देने का फैसला कर लिया। लेकिन ये किस कदर खतरनाक होने वाला है और इससे यूरोप की फौज को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ सकता है, आज के इस वीडियो में इस तमाम मुस्तंद तफसील के साथ साथ ये बताएंगे कि 27 मगरबी ताकतों के मैदान में आने के बाद क्या यूक्रेन रूस के कब्जे में जाने से बच सकता है? अगर नहीं तो क्या ये इंतकाम की खातिर किया जा रहा है? दोस्तों, यूरोपीय ताकतों के माबैन आने के बाद रूस को भी एक ज़बरदस्त सरप्राइज मिला और रूसी सदर को भी किसी हद तक नई परेशानी लाहक हो गई है। दूसरी जंग अज़ीम में हुई तबाही के बाद और अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में आने के बाद यह तस्वुर किया जा रहा था कि अब कभी भी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर जंग नहीं होगी और न ही दुनिया दो धड़ों में तकसीम होगी, मगर ये तमाम गुमा अब दम तोड़ गए, क्योंकि हालिया दिनों में यूक्रेन और रूस के दरमियान शुरू हुई जंग ने आलमी जंग का रूप धार लिया। अब मजीद दुनिया दो धड़ों में तकसीम हो गई है। एक तरफ यूक्रेन को आलमी ताकतों का साथ हासिल है तो दूसरी जानब रूस को दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर्स की हिमायत हासिल है। वो यूक्रेन जिसके बारे में गुमान जाहिर किया जा रहा था कि ये रूस के लिए तरन वाला साबित होगा, इसने रूस की मज़ाहमत का अभी तक एहसन तरीके से जवाब दिया है। और वो मगरबी ताकतें जिनकी पूरी इसरार खामोशी पर सवाल किए जा रहे थे, इन्होंने भी अब यूक्रेन की मदद करना शुरू कर दी है और अब रूस को लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि वो यूक्रेन जिसने तनहा रूस के 5000 फौजी मार दिए हैं, इसे अब यूरोपीय ताकतों के असलहे भी मिलने जा रहे हैं, जिनको इस्तेमाल करके वो रूस के मजीद परखचे उड़ा सकते हैं। दोस्तों, यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को हथियार फराहम करने लगे हैं, जिसका मकसद इस जंग में मजीद आग लगाना है। इतलात के मुताबिक अमेरिका के बाद अब यूरोपीय ममालिक की जनब से भी रूसी हमले के बाद यूक्रेन को अस्करी इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई है। नीदरलैंड की जनब से 200 तैयारा शिकन स्टिंगर मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं और इस हवाले से वेलेंजी हुकूमत ने जल्द अज जल्द मिसाइल फराहम करने के लिए पार्लियामेंट को खत लिखा है। इसके अलावा बेल्जियम ने 2000 मशीन गन और हजारों टन फ्यूल फराहम करने का ऐलान किया है। फ्रांस ने भी यूक्रेन को दिफाई आलात की फराहमी का फैसला किया। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन को दिफा के अलावा रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए भी हथियार फराहम किए जा रहे हैं। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के दिफा के लिए पहली बार नेटो रिस्पॉन्स फोर्स फाल की है, जिसके लिए अमेरिका $6 अरब मुख्तस करेगा। यह रिस्पॉन्स फोर्स मशरकी यूरोप में तैनात होगी। दूसरी जानब रूस का कहना है कि यूक्रेन ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद फौजी कार्रवाई पूरी कुव्वत के साथ दोबारा शुरू कर दी गई है। रूसी सदारती महल की जानब से जारी बयान के मुताबिक यूक्रेन ने मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करके तनाज़े को तूल दिया है, जिसके बाद रूसी फौज ने अपनी पेशकदमी दोबारा शुरू कर दी है। दोस्तों, रूस ने अपनी आर्टिलरी और फिजाई हमलों को इस तरह शिद्दत से इस्तेमाल नहीं किया जिसकी तवक्को की जा रही थी, मगर आर्नल्ड कहते हैं कि एक अहम नुक्ता यह है कि वो यूक्रेन में बहुत सख्त मुज़ाहमत का सामना कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें इसकी तवक्को थी। जनरल सर रिचर्ड बैरन्स बरतानवी फौजी कमांडर हैं। इनका कहना है कि बज़ाहिर ये लगता है कि रूसी बहुत जल्द ही अपने फौजी अहदाफ हासिल करने वाले हैं। जनरल बैरन्स कहते हैं कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि रूस का इब्तदाई मकसद ये है कि वो यूक्रेनी फौज को तोड़ दें, मरकजी हुकूमत को निकाल दें। इनमें से कुछ अहदाफ तो बज़ाहिर रूस ने पूरे कर लिए हैं। इसने जनूब में पेशकदमी की है। अब रूस ने क्रीमिया से यूक्रेन तक ज़मीनी पुल बना लिया है, जिससे इन्होंने सन 2014 में हमला किया था। यर्ड आर्नल्ड का कहना है कि इनका छोटा सा मकसद है, मगर यहाँ से वो अपने मुल्क का दिफा करने वाली यूक्रेनी फौजों को मशरक से घेर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा तजुर्बाकार यूक्रेनी फौजी सरहद पर खड़े हैं, जहां वो पिछले 8 बरसों से इन अलहदगी पसंदों से लड़ रहे हैं, जिन्हें रूस की हिमायत हासिल है। अब तक बज़ाहिर इन्होंने रूस की जन्म से मुतनाज़ इलाकों दोनेत्स्क और लुहानस्क से राब्तों को तोड़ने की कोशिशों के सामने बहादुरी से लड़ाई की है, लेकिन अगर वो घेरे में आ जाएंगे तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हकीकत यह है कि यूक्रेनी फौज का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जंग में मसरूफ है और इसकी पोजीशन तब्दील करना मुश्किल होगा। दूसरी जानब रूस ने कीव में अहम पेशरफ्त की है। दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेना दूसरा अहम मकसद है, क्योंकि ये हुकूमत का मरकज है और ये मज़ाहमत की क़यादत कर रहा है। सदर पुतिन चाहते हैं कि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि जमहूरी तौर पर मुंतखब हुक्मरान है, इनकी जगह कोई और आ जाए।
ایڈ آرنلڈ جو رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہیں کا کہنا ہے کہ کیو کا قبضہ روسی مقاصد کو پورا نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس قدر سہل ہوگا۔ روسی فوجیں بظاہر یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ شہر کو گھیرے میں لے لیں، لیکن وہ شاید جتنا زیادہ شہر کے اندر جائیں گے انہیں اتنی ہی سخت مزاحمت دیکھنے کو ملے گی۔ شہری جنگ اکثر دفاع کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ حملہ کرنے والی فوجوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ گلی گلی جنگ کے لیے جائیں جہاں عمارتیں دفاعی پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ شہری بھی مزاحمت اور ممکنہ ٹارگٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شہری علاقوں میں پیش قدمی کرنے والی فوج کے لیے مشکل ترین اور خون ریز ہوتی ہے اور انہیں زیادہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوکرین کے مشرق اور مغرب کے درمیان دریا نیپر ایک قدرتی آڑ ہے۔ ایڈ آرنلڈ تجویز دیتے ہیں کہ اگر وہ کیو اور باقی ملک پر قبضہ کر سکے تو شاید ان کے مزید مغرب میں جانے کا تھوڑا سا فائدہ ہو۔ صدر پیوٹن کو شاید یہ امید ہو کہ ان کی فوجیں جب وفاق کو فتح کر لیں گی اور یوکرینی فوج کو شکست دے دیں گی تو مزاحمت کو بھی کچل دیا جائے گا۔ شاید 1,90,000 فوجی دستے قبضہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ایڈ آرنلڈ کا کہنا ہے کہ ان کا چھوٹا سا مقصد ہے، مگر یہاں سے وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے والی یوکرینی فوجوں کو مشرق سے گھیر سکتے ہیں۔ 200 زیادہ تجربہ کار یوکرینی فوجی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں وہ پچھلے 8 برسوں سے ان علیحدگی پسندوں سے لڑ رہے ہیں جنہیں روس کی حمایت حاصل ہے۔ اب تک بظاہر انہوں نے روس کی جانب سے متنازع علاقوں دونیتسک اور لوہانسک سے رابطوں کو توڑنے کی کوششوں کے سامنے بہادری سے لڑائی کی ہے، لیکن اگر وہ گھیرے میں آ جائیں گے تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یوکرینی فوج کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی جنگ میں مصروف ہے اور اس کی پوزیشن تبدیل کرنا مشکل ہوگا۔ دوسری جانب روس نے کیو میں اہم پیش رفت کی ہے۔ دارالحکومت پر قبضہ کر لینا دوسرا اہم مقصد ہے کیونکہ یہ حکومت کا مرکز ہے اور یہ مزاحمت کی قیادت کر رہا ہے۔ صدر پیوٹن چاہتے ہیں کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی جو کہ جمہوری طور پر منتخب حکمران ہیں ان کی جگہ کوئی اور آ جائے۔ ایڈ آرنلڈ جو رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہیں کا کہنا ہے کہ کیو کا قبضہ روسی مقاصد کو پورا نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس قدر سہل ہوگا۔ روسی فوجیں بظاہر یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ شہر کو گھیرے میں لے لیں، لیکن وہ شاید جتنا زیادہ شہر کے اندر جائیں گے انہیں اتنی ہی سخت مزاحمت دیکھنے کو ملے گی۔ شہری جنگ اکثر دفاع کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ حملہ کرنے والی فوجوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ گلی گلی جنگ کے لیے جائیں جہاں عمارتیں دفاعی پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ شہری بھی مزاحمت اور ممکنہ ٹارگٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شہری علاقوں میں پیش قدمی کرنے والی فوج کے لیے مشکل ترین اور خون ریز ہوتی ہے اور انہیں زیادہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوکرین کے مشرق اور مغرب کے درمیان دریا نیپر ایک قدرتی آڑ ہے۔ ایڈ آرنلڈ تجویز دیتے ہیں کہ اگر وہ کیو اور باقی ملک پر قبضہ کر سکے تو شاید ان کے مزید مغرب میں جانے کا تھوڑا سا فائدہ ہو۔ صدر پیوٹن کو شاید یہ امید ہو کہ ان کی فوجیں جب وفاق کو فتح کر لیں گی اور یوکرینی فوج کو شکست دے دیں گی تو مزاحمت کو بھی کچل دیا جائے گا۔ شاید 1,90,000 فوجی دستے قبضہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔